हेलो, वेलकम, नमस्कार। 9 बजे के इस प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत पीछे लगे इस बैनर के साथ। जरा खबर समझते हैं, फिर आपको पूरी कथा सुनाते हैं। मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर सियासत एक बार फिर गरमाई। इस बार श्रेय लेने की सियासत पर बयानबाजी दिखी। हुआ यूं कि ओबीसी संगठन ने कमलनाथ का सम्मान किया और 27% आरक्षण का श्रेय भी दिया, और इस सम्मान और श्रेय पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। जरा ये देखिए आप। ओबीसी पर फिर गरमाई सियासत, आरक्षण पर श्रेय लेने की आदत, कमलनाथ को मिले सम्मान पर सवाल, बीजेपी कर रही बवाल। मंगलवार का दिन कमलनाथ के लिए भी खास रहा और यह सवाल भी बन गया। दरअसल भोपाल में कुछ ओबीसी संगठनों ने पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का सम्मान किया। इतना ही नहीं, पंचायत में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का श्रेय भी उन्हीं को दिया। जब अल्प समय के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उन्होंने हमको आरक्षण दिया, 27% आरक्षण दिया। उसके अलावा जिन चीज़ों पर समितियां गठित होती हैं, उन समितियों में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को रखा जाए, ये भी उन्होंने उसमें अनुशंसा की थी और ये प्रावधान किया था। तो हम लोगों का धन्यवाद देना बनता था, सम्मान करना बनता था। अब कमलनाथ का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मोदी जी ने कभी पिछड़ा वर्ग की बात नहीं की, बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि वो पंचायत चुनाव को लेकर कभी कोर्ट नहीं गए। ये विधानसभा में खड़े हुए सोचते थे कि फिर से हम वोट कराएंगे, फिर से हम सबको वोट कराएंगे। मैंने कहा आप वोट कराएंगे, आप तो वोट करें, हम तो वोट परिश्रम में और उन्मेषण में गए थे। आपका वकील था, आयोग का वकील था, वो शांत रहा। और मैंने कहा ये सब छोड़िए, मुझे पिछले वर्ग के आरक्षण की बात करिए। ये आप सबने देखा होगा, व्हाट्सएप टीवी में देखा होगा, ये सच्चाई सामने आई। पर ये ध्यान मोड़ना था, हमेशा कैसे ध्यान मोड़ा जाए। उधर ओबीसी से कमलनाथ को मिले सम्मान और उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। प्रदेश में 51% आबादी ओबीसी की है। इसके आरक्षण का मसला हमेशा ही सियासत का मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस शुरू से ही अड़ी हुई दिखी है। अब इस पर श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यही है कि क्या ये 2023 के लिए सोशल इंजीनियरिंग है? क्या यही वो सीढ़ी है जो कांग्रेस को सत्ता तक ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन लगता है राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस को अब राम का सहारा है। कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों के बीच पैठ बढ़ाने में लग गई है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी धर्म की राह चुन ली है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाकर कांग्रेस अब रामायण घर घर बंटवा रही है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस घर घर चलो अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जरिए रामायण को घर घर भिजवाने का काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने एक रथ तैयार कराया है, जिस पर भगवान राम लक्ष्मण के साथ हनुमान जी चल रहे हैं। रामचरितमानस घर घर वितरित कर रहे हैं, और हर घर पे एक प्रोग्राम उत्साह ये है कि आगे रह के लोग रंगोली बना रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस आयोजन में आप और हम मिलके सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के धार्मिक आयोजनों को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का साफ कहना है कि धार्मिक आयोजन को कभी भी निजी स्वार्थ और राजनीति को साधने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। जब हम राजनीतिक हेतु से कराएंगे
और जब हम आत्मा की गहराइयों से करेंगे, उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करना है उसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए। कभी किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान को निजी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। शायद कांग्रेस ये समझ गई है कि बीजेपी को पटकनी देनी है तो धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस नेता धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राम के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने में कितनी कामयाब हो पाती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। जरा बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झांसी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गरोठा विधानसभा के समरथ में बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह राजपूत के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने सैकड़ों लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई, जिसमें कांग्रेस नेता सुरेंद्र और विनोद व्यास, बसपा के डॉक्टर वीर कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस नेता सुरेंद्र और विनोद व्यास बसपा के बसोवाई गांव के कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर बीजेपी में कुछ लोगों को शामिल करवाया है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में और पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी का एक बयान आज दिन भर सुर्खियां बटोरता रहा। चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में एक चीज समझ लीजिए, मैं जब भी मुंह खोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी, बादल, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए, जब मैं मुंह खोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी, जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि इस मामले पर विचार करने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान परिस्थितियों और अपनी गरिमा के अनुरूप मैं पार्टी के दायरे से बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता हूं। 46 साल पार्टी से जुड़े रहने के बाद इस उम्मीद से पार्टी छोड़ रहा हूं कि स्वतंत्रता संग्राम की तरफ से परिकल्पित लोकतंत्र के वादे को पूरा करने में सक्रिय रूप से आगे बढ़ते रहूंगा। और इसके अलावा उन्होंने पार्टी को धन्यवाद भी कहा। अगर कोई नेता अपने सम्मान को या अपने विचारों को परिभाषित नहीं कर सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, या अपनी अस्मिता को कायम नहीं रख सकता, उसको ना तो सार्वजनिक जीवन में रहने का हक है और ना ही उसको ऐसी पार्टी में रहना चाहिए। इसलिए दुखी मन से, सोनिया जी की बहुत इज्जत है मेरे मन में, पर दुखी मन से मैंने ये फैसला लिया है। और मैं चाहूँगा कि सोनिया जी की सेहत आगे से भी बेहतर हो, और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं है जो थी, और आने वाले समय में उसकी राजनीतिक भूमिका और भी कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें सिर्फ कांग्रेस की ही बढ़ रही हैं, लालू यादव की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। चारा घोटाले के 5वें और सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा।
मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी करार दिया। वहीं इस चारा घोटाला मामले में 24 लोगों को बरी भी किया गया। कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में यह फैसला सुनाया है और इस मामले के मुख्य आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे। इनके अतिरिक्त 100 से अधिक लोग भी घोटाले में शामिल हैं। इधर दोषी करार होने के बाद लालू ने खराब सेहत का हवाला देते हुए रिम्स अस्पताल भेजे जाने की अर्जी दी है। कोई अंतिम जजमेंट नहीं है। 6 बार जो भी सजा हुई है, हम लोग हर केस पे अपील में हाई कोर्ट जा चुके हैं, तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी जरूर बड़ी होंगे। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा निचली अदालत का जो फैसला होता है हाई कोर्ट में गलत हो जाता है। या कई बार हम लोगों ने कई चर्चाओं को, कई विषयों को देखा है कि भाई हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है। तो अब कोर्ट का फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही। तो देश की जनता यही ना देख रही है कि भाई ये तो आज़ादी जब से मिली है और अब तक लगता है कि एक ही घोटाला हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये एक ऐसा नाम जिसने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन क्या इस कार्यकाल को बेमिसाल कहा जाए? जरा इस रिपोर्ट से समझिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का 2 साल का कार्यकाल बहुत अलग रहा। इसमें कई सारी चुनौतियां मिली और उसके बाद कई जिम्मेदारियां भी। लेकिन क्या इन जिम्मेदारियों के साथ वीडी शर्मा आगे बढ़ने में सफल रहे? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद वीडी शर्मा ने 15 फरवरी 2020 को संभाला। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि सीएम शिवराज समेत तमाम नेताओं ने उन्हें पार्टी का शुभंकर बताया। शर्मा के आने के बाद 2018 में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी सरकार की वापसी हुई। उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर पार्टी को सभी के सहयोग से फिर खड़ा कर दिया। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी शुभंकर हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई मंचों से, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनको कई मंचों से कहा है, और हो भी क्यों नहीं कि जिस दिन उन्होंने अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया उसी दिन हम मंदसौर की नगर पालिका जीते। और इसके बाद जो भी चुनाव हुए, चाहे 28 विधानसभा के उपचुनाव के समय हो, चाहे 4 उपचुनाव हुए हों, तब भी और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 2 साल उनके पूरे होने पर भी आज अलीराजपुर में हम निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। इसलिए हम सभी उनको शुभंकर अध्यक्ष बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय का तो पाँव देखते ही हो आप। जैसे आए प्रदेश में सरकार बन गई और यहाँ आए हैं, यहाँ भी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 400 अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुए हैं। 2018 चुनाव में हार के बाद बीजेपी के सामने कई चुनौतियां रहीं। सबसे महत्वपूर्ण पार्टी को मजबूत कर 2023 के लिए तैयार करना। हाल ही बूथ विस्तार का सफल कार्यक्रम कर उन्होंने अपने इरादे भी जता दिए हैं। कमल पुष्प अभियान के साथ सीनियर नेताओं का सम्मान और नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर तीसरी पीढ़ी को बढ़ावा देकर आगे बढ़ चले हैं। खुशी हुई सर, मेरे को मेरा परिवार आ गया आज। लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्रचार करने जाता तो क्या आपको कुछ तनख्वाह मिलती होगा? मैंने कहा तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, सब मेरे नामे मन रहा है, एक रोज़ मुझे मिल जाएगा। आज मुझे मिल गया, बड़ी खुशी हुई मेरे। अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना की है, सुख समृद्धि और वैभव मध्य प्रदेश हमारा सुख समृद्धि वैभव से भरपूर हो और भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि और वैभव के साथ आगे बढ़े, ये भगवान से प्रार्थना की। वीडी शर्मा ने इन 2 सालों में न सिर्फ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि अब बूथ विस्तार के साथ 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाकर प्रदेश संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी वो संगठन है जो कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करता है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उसी में से एक कार्यकर्ता बनकर उभरे। 2 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किया जो दिखाई भी देता है, लेकिन आने वाले वर्षों में 23 के बाद 24 का चुनाव भी होना है, यानी 2 चुनाव की जिम्मेदारी। तो क्या ये माना जाए
ये साल बेमिसाल तो हुआ है, पर आगे चलकर एक नया इतिहास रचेंगे। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ग्वालियर का घर बच्चों को फ्री कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर अब लोकसभा की पूर्व स्पीकर पद्म भूषण सुमित्रा महाजन ने अपने ही घर में लोगों के लिए फ्री लाइब्रेरी खोल दी है, जिसमें कई भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह है। आप भी जरा देखिए। तस्वीरों में दिख रही ये लाइब्रेरी पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपने घर में खोली है। ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन ने लोगों के लिए अपने घर में फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत की है। अब कोई भी व्यक्ति ताई के घर जाकर इन किताबों को पढ़ सकता है। ताई ने अपनी लाइब्रेरी का समय शाम 4 बजे से 6 बजे तक रखा है। दरअसल सुमित्रा महाजन को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। करीब 40 सालों में किताबों का संग्रह काफी बड़ा हो गया था। इनमें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी की किताबों के साथ धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक विषयों पर एक लाइब्रेरी बन गई है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना उनकी ये लाइब्रेरी सबके लिए खोल दी जाए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी किताबें हैं, सालों साल से मैंने इकट्ठी की है, मेरी अपनी लगती है वो मुझे, मगर वो इंदौर के लोगों के लिए खुली करी। जिसको ज्ञान संपादन करना है वो आए यहाँ पे पढ़े, ऐसी इच्छा है। इस लाइब्रेरी की शुरुआत भी उन्होंने सामान्य तरीके से की। पुस्तक प्रेमी और बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। वहीं पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले लोग भी इस लाइब्रेरी के खोलने से खासे उत्साह नजर आ रहे हैं। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी को अपने जीवन काल में जितना साहित्य भेंट में प्राप्त हुआ, और चूंकि उनकी अध्यापन से शुरू से रुचि रही है, जितना साहित्य उन्होंने पढ़ने के लिए क्रय करा, तो कहीं ना कहीं जो उनका अध्यापन और अध्ययन के विषय में रुचि है, उसके चलते उन्होंने अपनी समस्त पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है। जो पठन पाठन में रुचि रखते हैं उन सब लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर मिला है। लाइब्रेरी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, सभी वर्गों के लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। विशेषकर शाम को 4 से 6 बजे के बीच में काफ़ी लोग आते हैं। इसमें धार्मिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसमें सभी दुर्लभ किस्म की अपनी किताबें हैं जो कहीं बहुत कम देखने को मिलती है। कहते हैं कि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए सुमित्रा महाजन ने समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए, जब भी बुक्स पढ़ते हैं तो कभी कभी चाय की चुस्कियों का भी मज़ा लेना चाहिए बुक्स पढ़ते हुए। ऐसी एक खबर आपको दिखाते हैं ज़रा। असम के गुवाहाटी में टी ऑक्शन की बात हम करते हैं। सेंटर में गोल्डन पर्ल चाय पत्ती की रिकॉर्ड बोली लगी है। डिब्रूगढ़ की इस स्पेशल चाय पत्ती के 1 किलो के इस पैकेट में असम टी ट्रेडर्स ने 99,999 रुपए की बोली लगाई। महज 2 महीने में दूसरी बार किसी कंपनी की 1 किलो चाय पत्ती को 99,999 रुपए में खरीदा गया है। इससे पहले दिसंबर 2021 में गोल्डन बटरफ्लाई चाय पत्ती को भी इसी रेट में खरीदा गया था। आपको बता दें कि 99,999 रुपए में देश में किसी भी चाय की पत्ती के लिए आज तक की सबसे बड़ी बोली है ये। तो जीटीएसी के सेक्रेटरी प्रियानुज दत्ता के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि गोल्डन पर्ल टी असम के डिब्रूगढ़ जिले के नोहरची कुमारी कारखाने में तैयार की गई है और गुवाहाटी में हुई नीलामी में कई बड़ी चाय कंपनियों ने इसमें भाग लिया था। तो प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।